2 करोड़ का ऑफर इन्होंने मुझे दिया कि 2 करोड़ रुपए ले लो, राज्य मंत्री बनवा के भाजपा ज्वाइन कर लो। पुलिस के अधिकारी चाहते हैं कि भाजपा के मंत्री जैसी कहे वैसी एफआईआर दर्ज हो और नेताओं का नाम काटा जाए और उनको बचाया जाए। 30 महीने में चार्जशीट दाखिल नहीं करना, 90 दिन का टाइम पीरियड होगा चार्जशीट दाखिल करने का, 30 महीने से आप कार्रवाई नहीं कर रहे। नमस्कार दोस्तों, अंचल ग्रीन वैली हमेशा चर्चाओं में रहता है, तो हमने सोचा क्यों ना आज अंचल ग्रीन वैली जाया जाए और वहां के सचिव श्री प्रवीण भारद्वाज जी से मिलकर बात की जाए। आपको याद होगी 22 फरवरी 2023 की वो घटना जिसमें भारद्वाज परिवार के डॉगी ने वफादारी दिखाई और उनके घर पे जो हमला करने आए थे उनको भगाया और भारद्वाज परिवार की जान बचाई। भाजपा के कुछ नेताओं ने मिलकर प्रवीण भारद्वाज जी के घर में हमला किया, ऐसा आतंक मचाया जो उत्तराखंड के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आज हमारे सामने प्रवीण भारद्वाज जी हैं। वो इस केस के बारे में एक एक चीज बताएंगे कि असल में उस दिन हुआ क्या था और ये मामला वो बुलडोजर लेके क्यों वहां पहुंचे थे। सारी कहानी जानते हैं भारद्वाज जी से और उसके बाद मैं उनसे कुछ सवाल जवाब भी करूंगी, तो इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। नमस्कार जी, मैं प्रवीण भारद्वाज, सचिव अंचल ग्रीन वैली सोसाइटी, झारखंड, राजपुर रोड, देहरादून। 22 फरवरी 2023 को मेरे घर पे एक हमला किया गया था जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश, भाजपा के 6 पार्षद संजय नोटियाल, भूपेंद्र कठेर, चुन्नीलाल, योगेश घाघर, सत्येंद्र नाथ, कमल थापा और सिकंदर जो गणेश जोशी का राइट हैंड है, जो पूर्व में हत्या के केस में भी जेल जा चुका है, और इनके साथ लगभग 100 लोगों ने मिलकर मेरे परिवार पर जानलेवा हमला किया था। मेरे परिवार को पेट्रोल से जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। इसमें मैं आपको एक और खुलासा अभी बहुत जल्दी करूंगा। इसमें एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का भी हाथ होना पाया गया है जिसने करोड़ों के घोटाले करके रखे हैं। उसके कलेक्शन एजेंट जो थे वो भी मेरे घर की घटना में वीडियो में नजर आ रहे हैं। आज 2.5 साल हो गया है मेरे घर की घटना को, लेकिन आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। खुलेआम मीना नोटियाल, जो संजय नोटियाल की बहन थी, उसने मेरी पत्नी की चेन लूटी थी। संजय नोटियाल ने पेट्रोल से परिवार को जिंदा जलाने का प्रयास किया। नगर निगम के अधिकारियों ने बिना किसी आदेश के मेरा घर तोड़ा था। पुलिस प्रशासन की मजबूरी थी इन मंत्री नेताओं का साथ देना। पुलिस प्रशासन ने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करा। नेताओं की सुनते हुए पुलिस प्रशासन ने इस घटना को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है। इसके बाद भी पुलिस के कुछ अधिकारी ऐसे भी थे जिन्होंने 2 दिन तक मेरी एफआईआर तक नहीं लिखी थी। 22 फरवरी की इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी बड़ी मजबूरी बस 24 फरवरी को कई मंत्री नेताओं का नाम हटवाने के बाद में एफआईआर दर्ज की थी। ये एक बहुत बड़ी गहरी साजिश थी जो उत्तराखंड के इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जाएगी। भाजपा के गुंडे, भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री, सब लोग इस साजिश में इन्वॉल्व थे। आप देखिए, एक दिल्ली के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जल्दी उनका मैं खुलासा करूंगा, जिन्होंने करोड़ों रुपए का हेरफेर करा है। करोड़ों रुपए इन्होंने 2 नंबरी से कालाबाजारी से कमाया है। उनका कलेक्शन एजेंट, जो पैसा कलेक्शन एजेंट है, वो भी मेरी घर की घटना में शामिल था। आप देखिए, सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। सबकी वीडियो पूरे मार्केट में, पूरे उत्तराखंड में सबकी वीडियो देखी है, लेकिन प्रशासन ने आज तक 2.5 साल में एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करा है। पुलिस के अधिकारियों ने नॉर्मल धाराओं में मुकदमा दर्ज करा था ताकि सारे आरोपियों को बचाया जा सके। आज भी पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी है। पुलिस कोई भी अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रही है।
पुलिस वाले बोलते हैं चेन लूटी, 7 साल से ज्यादा सजा नहीं है इसलिए हम उनको गिरफ्तार नहीं करते। मकान तोड़ा, 7 साल से ज्यादा की सजा नहीं है, उनको गिरफ्तार नहीं करते। एक महिला के साथ रोड पे मारपीट की, 7 साल से कम सजा है, उसको गिरफ्तार नहीं करते। खुलेआम एक परिवार को घर से निकाल के घसीट के मारा गया, 7 साल से कम की सजा है, गिरफ्तार नहीं कर सकते। पुलिस प्रशासन से, उत्तराखंड सरकार से, धामी सरकार से मैं पूछूंगा, क्यों फिर आप एक शराबी को जेल में डाल देते हो जिसकी सजा 7 साल से कम है? क्यों एक मोबाइल छीनने वाले को पकड़ लेते हो? क्यों चेन स्नैचिंग करने वालों को पीछे पकड़ के जेल में डाल देते हो? भैया 7 साल से कम की सजा है तो उनको भागने दो, जाने दो। जबकि चेन स्नैचिंग में जहां तक मेरे को जानकारी है कि 10 साल से ज्यादा, 10 साल या उससे अधिक की सजा है, लेकिन इन्होंने आज तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं करा। और पुलिस प्रशासन आरोपियों को, हमलावरों को बचाने में लगा हुआ है। आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि भाजपा के जितने ये मंत्री है, जितने नेता है, इन लोगों ने एक गुंडों की फौज बना रखी है। अभी आप देखिए नैनीताल वाली घटना आपने सुनी होगी कि जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो राज्य मंत्री है भाजपा सरकार के, महेंद्र भट्ट, आप सब लोग उनको जानते होंगे। उन्हीं के एक आदमी ने गोली चलाई, दूसरा आदमी महेंद्र भट्ट को फोन करता है और महेंद्र भट्ट जी बोलते हैं गोलियां तो चलती रहती है। मतलब गुंडे पकड़ रखे हैं आपने। एक घर तोड़वाते हैं, घर तो टूटते रहते हैं। एक महिला को पिटवाते हैं, महिलाएं तो पीटती रहती है। चेन लुटवाते हैं, चेनें तो लूटती रहती है। ये भाजपा नेताओं का कहना है। और कोई भी कार्रवाई भाजपा नेता, भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ करने को तैयार नहीं है। अगर आज आपने भाजपा नेताओं का अंगूठा गले में डाल लिया है तो आप पुलिस से बेफिक्र हो, आप कहीं भी लूटपाट करो, कहीं मारपीट करो, चोरी करो, डकैती करो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये भाजपा नेताओं ने शासन की धज्जियां उड़ा के रखी है, पुलिस प्रशासन की धज्जियां उड़ा रखी है, कानून की धज्जियां उड़ा रखी है और पूरा सिस्टम अपने कैप्चर में करके रखा है। इसलिए शहर के अंदर गुंडागर्दी, बदमाशी खुलेआम बढ़ रही है, जिसको रोकने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको शीघ्र रोका जाए और मेरे केस में शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए, ताकि इन आरोपियों को और हमलावरों को हौसले कम हो सके। अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो आने वाले समय में यही गुंडे बदमाश लोग आपके परिवार पे भी हावी होंगे। जिस दिन सत्ता जाएगी उस दिन यही गुंडे आप नेताओं के ऊपर भी हावी होंगे। ये मेरे आने वाले समय की भविष्यवाणी आप सुन लो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग समय रहते हुए कार्रवाई करो और गुंडागर्दी बंद करके एक अच्छे समाज का निर्माण करो। वो तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वरीय रूप में मेरा डॉग ने चेन तोड़ दी थी और मेरे पूरे परिवार की जान बचा ली थी। आप लोगों को याद होगी वो घटना जिस समय मेरे डॉग ने चेन तोड़ के पूरे परिवार की रक्षा की थी। लेकिन 2.5 साल से पुलिस ने आज तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं करा है। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी गिरफ्तार कर लो, आंखें खोल लो, नहीं तो आपके परिवार के लोग, आपके पत्नी, आपके बच्चे आपके ऊपर हंसेंगे और आपका मजाक बनाएंगे कि आप जो वर्दी पहन के सुबह निकलते हो, न्याय की बात करते हो। क्या यही न्याय है कि एक परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और गुंडों के साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे गुंडों के साथ ये घटना घटित हुई है, गुंडों को बचाने में लगे हो। शर्म आना चाहिए ऐसे प्रशासन पे, ऐसे सरकार पर कि जो पूरी सरकार गुंडों का साथ देने में लगी हुई है। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे को न्याय मिले जल्दी से जल्दी। आज तक पुलिस प्रशासन ने चार्जशीट तक दाखिल नहीं किए और न ही हमेशा समझौते का दबाव बनाते हैं पुलिस के अधिकारी मेरे ऊपर। मेरे परिवार को दबाने का प्रयास किया जाता है। किसी भी समय कोई गंभीर घटना मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ घट सकती है। अगर मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कोई भी घटना घटती है तो भाजपा नेता, भाजपा मंत्रियों के साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी होगी उस घटना के पीछे। बस मैं इसी के साथ अपने बोल समाप्त करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मुझे न्याय दिलाया जाए। भारद्वाज जी, आपने ये पुलिस में आपने अभी अपनी रिकॉर्डिंग में बताया है कि आप 2 दिन तक आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। तो आपका जो ये मामला हुआ, ये फरवरी 2023 का मामला था। 2 दिन बाद आपके कहने के अनुसार एफआईआर करी थी, तो चार्जशीट क्या दाखिल हुई या नहीं हुई,
इसमें आज तक मतलब 29-30 महीने होने वाले हैं, लेकिन इसमें आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। जब मैं एफआईआर लिखाने गया था तो जितेंद्र सिंह चौहान वहां पे एसओ थे, तो उन्होंने मेरी एफआईआर भी लिखी, पहले एफआईआर वापस करी कि इस एफआईआर को आप ना चेंज करके लेके आओ, और इसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का और भी कई लोगों के नाम हटवाने के लिए बोला कि ये हटवाओ, उसके बाद ही ये अपने एफआईआर दर्ज की जाएगी। और उसके बाद में अगले दिन फिर गया लिखवाने की एफआईआर, तब भी बोला नहीं आपने नाम नहीं काटा, इसको दोबारा काटो, और उन्होंने मेरी एफआईआर काट दी। फिर मैं तीसरे दिन इनके नाम काट के लेकर तब एफआईआर दर्ज की। तो आपके कहने का मतलब ये कि ऐसा होता है कि एफआईआर में जैसा पुलिस कहेगी ऐसी एफआईआर होनी चाहिए तो वही दाखिल की जाएगी, नाम कटवा के या नाम लगवा के, या जैसी आप चाहेंगे वैसी एफआईआर होनी चाहिए? देखिए, घटना जो हुई है कायदे से एफआईआर होना चाहिए जो घटना को देखते हुए। घटना सब पुलिस वालों के सामने हुई है। पुलिस के सारे अधिकारी, ज्यादातर अधिकारी, 8-10 अधिकारी उस समय पुलिस के यहाँ मौजूद थे, कुछ महिला पुलिस भी थी उस समय, तो घटना पुलिस के सामने घटित हुई थी। लेकिन पुलिस के अधिकारी चाहते हैं कि भाजपा के मंत्री जैसी कहे वैसी एफआईआर दर्ज हो और नेताओं का नाम काटा जाए और उनको बचाया जाए। मतलब नेताओं को संरक्षण देती है, संरक्षण देती है। संरक्षण आप ये भी देख लो, उनको भी नौकरी करना है, उनको बच्चे पालना है, तो उनको दबाव है, डर है कि अगर हम मंत्रियों की नहीं सुनेंगे तो हमारी नौकरी दांव पे लग जाएगी। इस कारण उनको उनकी मजबूरी भी है। अच्छा, मजबूरी, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा पुलिस के हर अधिकारी से, हर अफसर से कहना चाहूंगा कि आपको न्याय को देखते हुए, साक्ष्यों को देखते हुए कार्रवाई करना चाहिए। किसी मंत्री के, किसी नेता के कहने पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए। लेकिन साक्ष्यों को दबा दिया गया, साक्ष्यों को कुचल दिया गया, और साक्ष्यों को कुचलते हुए पुलिस ने नेताओं और मंत्रियों के कहने पर कार्रवाई को दबाने का प्रयास किया है। कुछ समय पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी जिसमें आपने बताया था कि पुलिस ने आपके ऊपर झूठा एक एफआईआर कोई मीनाक्षी नौटियाल करके थी, जिसने झूठी एफआईआर जान से मारने की वो लगाई, रेखा राज, सॉरी, हाँ, उन्होंने ये झूठी एफआईआर तुरंत लिख दी बिना सबूतों के, बिना गवाहों के, और फिर बाद में उसी में पुलिस कहती है कि ये तो वहां मौजूद ही नहीं थे। तो मतलब ये पुलिस का रवैया मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप जाते हैं असली घटना लेके, उसमें तो एफआईआर करती नहीं है, झूठे मामलों में एफआईआर करती है, फिर उनको बताती भी है कि ये तो वहां मौजूद ही नहीं थे। तो मतलब ये पुलिस का क्या चल रहा है? ये एक ना जो मेरे घर पे जो हमला हुआ था, ये बहुत गहरी साजिश के तहत किया गया था। इसमें पुलिस प्रशासन को सबको पहले से इन्वॉल्व कर दिया था, पहले उससे सबको सूचित करा था। इस हमले की जानकारी सबको थी, पुलिस प्रशासन को भी थी, निगम को भी थी, मंत्रियों को भी थी, पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश, गणेश जोशी, इन सब लोगों ने मिलकर एक साजिश रखी थी इस हमले को करने के लिए। अब आप देखिए, मेरे घर पे हमला हुआ, मेरे घर पे मकान तोड़फोड़ की, मेरी पत्नी के साथ मारपीट की, मेरे साथ मारपीट की, मेरे बच्चे के साथ मारपीट की, और मेरे ही विरुद्ध बिना साक्ष्यों के पुलिस 307 जैसे गंभीर अपराधों की धाराओं में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जबकि 307 एक गंभीर धारा है, एक आधा मर्डर है, लेकिन झूठी धाराओं में मुकदमा दर्ज करा खाली मंत्रियों के कहने पे। उनकी साजिश थी ये कि इसको एक 307 में मुकदमा दर्ज करके इसको अरेस्ट करके 2-4 महीने के लिए जेल में डाल देंगे, और तब तक जितनी जमीनें कब्जा करी थी इन लोगों ने, करीब 40 से 50 करोड़ की जमीन हमारी सोसाइटी की कब्जा करके रखी थी। ये चाह रहे थे कि इसको अगर जेल में डाल देंगे तो ये 50 करोड़ की जमीन बेच खाएंगे, और ये इतना डर जाएगा कि यहाँ से बेच बात के भाग जाएगा। लेकिन मैं अपने परिवार को इंसाफ दिलाने की लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा, किसी भी हालत में मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक रेखा राजपूत, जिसके लिए पुलिस ने उसका नाम एफआईआर से हटा दिया था, जिसपे लिखा था कि ये मौके पर मौजूद नहीं थी, और दूसरी एफआईआर जो मेरे विरुद्ध 307 की रेखा राजपूत से कराई थी, उसमें रेखा राजपूत को लिखा है कि रेखा राजपूत के सामने घटना हुई, रेखा राजपूत के सामने प्रवीण भारद्वाज ने अपराध किया है और उसके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया। एक झूठी धारा 307 में मुकदमा दर्ज कर लिया, और जो मेरे घर की घटनाएं हुई है उसमें आप एक साधारण धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दो, और चलो की 7 साल से कम की सजा होती है, इसलिए इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो आप देख लीजिए यहीं से कितना सामने के सामने नजर आ रहा है। एक मेरा सवाल और है कि जब ये आपके फैमिली के साथ आप बता रहे हो कि आपकी वाइफ के साथ मारपीट की गई, तो फिर ये सारी घटनाएं क्या पुलिस के सामने हुई थी? पुलिस के सामने हुई थी, पुलिस के कई अधिकारी वहां पे थे। सुमेर सिंह, जिसने रेखा राजपूत का नाम बताया, सुमेर सिंह भी यहाँ मौजूद थे, जबकि सुमेर सिंह उस समय पोस्टेड थे धारा चौकी पे, सॉरी धारा नहीं, जो कि ये मसूरी के ऊपर एक चौकी है, नाम भूल रहा हूँ मैं, वहां पे पोस्टेड थे। जाटन चौकी पोस्टेड नहीं थे, लेकिन सुमेर सिंह यहाँ पे उपस्थित थे, मौके पे यहाँ पे थे, जो वीडियो में नजर आ रहे के लिए।
और भी कई पुलिस के अधिकारी थे, कुछ महिला अधिकारी भी थी पुलिस की, कुछ जेंट्स, मतलब 8-10 पुलिस के अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे जिनके सामने ये घटना घटित हुई है। पुलिस ने रोका नहीं रोका, ये पुलिस तो उनके साथ में आई थी। घटना में शुरुआत से ही भीड़ के साथ में पुलिस चल के आई है, जो वीडियो में पूरी नजर आ रही है। अगर आप वीडियो में सीसीटीवी फुटेज दिखाऊंगा तो सामने से पूरी भीड़ के साथ में पुलिस साथ में चले आ रहे पुलिस अधिकारी। फिर ये जो मेरे घर पे जो ये गैप्स दिए, इसमें पुलिस अधिकारी भी झांक झांक के देख रहे हैं कि अंदर कौन कौन है, कौन दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है। मीना नोटियाल, पूनम नोटियाल आते थे मेरे घर की घंटी बजाते हैं, जो वीडियो में नजर आ रहे हैं। और उसमें पूनम नोटियाल को कह रहे हैं कि ये मौके पर मौजूद नहीं था, इसका नाम हटा दिया है। तो आप देखिए इससे बड़ा और क्या सबूत होगा। आंख बंद करके कार्रवाई कर दी है पुलिस, तो इससे बड़ी और सबूत की बात क्या होगी। पूनम नोटियाल वही आरोपी है, वही अपराधी है जो अवैध तरीके से क्षेत्र में वसूली करता है, जमीनें कब्जा करता है। और क्या नाम है, पूरे क्षेत्र में जमीनें कब्जा करने में अगर कहीं भी नाम देखोगे पूनम नोटियाल, संजय नोटियाल, इनके नाम सबसे ऊपर आते हैं। सिकंदर, इन लोगों का नाम सबसे टॉप पे आता है जमीनें कब्जा करने में पूरे क्षेत्र में। और उसी इन्हीं अपराधियों का नाम आप मुकदमे से हटा रहे हो। तो आप देख लो ना, पुलिस आंख बंद करके जांच कर रही है। 30 महीने में चार्जशीट दाखिल नहीं करना, 90 दिन का टाइम पीरियड होता है चार्जशीट दाखिल करने का। 30 महीने से आप कार्रवाई नहीं कर लो और उसके बाद में आप हर तरीके से दबाने की कोशिश कर लो, किसी न किसी रूप में दबाने की कोशिश कर लो, समझौता कर लो, नहीं तो आपको खिलाफ और भी मुकदमे होंगे, आपको बहुत भुगतना पड़ेगा। एक पीढ़ी भर करके जो एसओ था, मैं तो बोलता तेरे को गिरफ्तार कर लूंगा, तेरे को अरेस्ट कर लूंगा, इस प्रकार की धमकी देता है फोन पे, मेरे को खुलेआम फोन पे धमकी दे रहा है कि तेरे को अरेस्ट कर लूंगा, तेरे को गिरफ्तार कर लूंगा और समझौता कर ले, समझौता नहीं करेगा तो तेरे को बहुत भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार के इनके अधिकारी लोग धमकियां दे रहे हैं। तो आप सोचोगे इनका कितना, इन लोगों का अंदर से वो होगा, मतलब कितना दबाव होगा इनको, या फिर पैसा पहुंचा है। दबाव नहीं है तो इनका कुछ फायदा हुआ है जिस कारण उनकी बोली। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कि किस कारण वो ये काम, मतलब राजनीतिक दबाव या पैसों का दबाव। पैसा, जब 2 करोड़ का ऑफर इन्होंने मुझे दिया कि 2 करोड़ रुपए ले लो, राज्य मंत्री बनवाए थे, भाजपा ज्वाइन कर लो। तो जब 2 करोड़ का ऑफर मुझे दे रहे, राज्य मंत्री बनाने का ऑफर दे रहे हैं, भाजपा ज्वाइन करने का ऑफर दे रहे हैं, तो निश्चित है कि ये उधर भी या तो गया है, क्योंकि मेरे को ये साक्षी नहीं मेरे पास में कि पैसा दिया कि नहीं दिया है। लेकिन कुछ ना कुछ निजी स्वार्थ है कि आप 6 आरोपियों का नाम हटा रहे हो जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, तो इससे निजी स्वार्थ तो नजर आता है, जिसका जवाब पुलिस प्रशासन को देना पड़ेगा। यहाँ नहीं देंगे, कोर्ट में देंगे। 2.5 साल तक आपने चार्जशीट नहीं लगाई और आप 2.5 साल चार्जशीट मत लगाओ, लेकिन इसके लिए मैं आगे तक कार्रवाई करूंगा और आगे तक कार्रवाई कर भी रहा हूँ। बहुत जल्दी अभी आपको पता चलेगा कि मेरी कार्रवाई आगे कहाँ पहुंची है। उसके लिए मैं बहुत जल्दी खुलासा करूंगा, हम उसका इंतजार करेंगे। और मेरा एक आखिरी सवाल है जी, एक्चुअल में मैं जब भी आपके केस के बारे में सुनती हूँ या मुझे ना समझ में नहीं आता, अगर वो बुलडोजर लेके आपका घर तोड़ने आए थे तो एक प्रोसीडिंग होती है, एकदम से नहीं जा सकते आप किसी का घर। कुछ FIR करी होगी, फिर उसमें कुछ किया होगा, फिर वो गलत पाया गया होगा, तब कुछ टाइम लगता है, मतलब 1 महीने का टाइम लगता है किसी का घर तोड़ने जाने के लिए। ऐसा क्या हुआ कि तुरंत वो बुलडोजर लेके आपके घर भी आ गए बिना नोटिस के, बिना किसी उसके साथ चस्पा भी नहीं किया आपके घर के आगे कि आपका ये इनलीगल है, ये तोड़ा जाएगा, करते हैं ना चस्पा? तो ये किस तरीके से हुआ? ये एक क्या है कि जो भाजपा का जो मैंने बताया कि पूनम नोटियाल, संजय नोटियाल, सिकंदर और नगर निगम के 4 अधिकारी, जिसमें कुलदीप सरकार, इसमें अपने ऋषिपाल चौधरी, ताराचंद, स्वयंवर दत्त भट्ट, ये 4 अधिकारी, संजय नोटियाल और ये सब मिलके इस क्षेत्र में जमीनें कब्जा करके बेचते हैं, सबका हिस्सा जाता है। नगर निगम भी, नगर निगम के 4 अधिकारी, जिसका मेरे पास में प्रूफ है पूरा मेरे पास, जहां जहां इन लोगों ने जमीनें बेची उसका पूरा मेरे पास एविडेंस है। अब इनको क्या रहा है कि जब जमीनें सोसाइटी की बेचने की चालू करी इन्होंने, तो मैं सोसाइटी की जमीन रुकवाया। अब इन्होंने इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों को लगा कि ये तो करोड़ों की 50 करोड़ की जमीनें जा रही है, मंत्रियों को लगा 50 करोड़ की जमीनें जा रही है, तो इन लोगों ने बिना किसी आदेश के, इनके पास कोई आदेश नहीं था, मेरा मकान MDDA नक्शे के अनुसार बना हुआ है, तो इनके पास कोई वो नहीं था, तो इन लोग गुंडागर्दी के बल पे 100 लोगों ने आके मेरे घर पर हमला करा। और जैसे पुलिस प्रशासन, मेरे RTI में अपने राजपुर थाना कह रहा है कि इसमें 2 एसओ है। एक एसओ जितेंद्र सिंह चौहान ने RTI का जवाब दिया कि हमने अंचल ग्रीन वैली पे किसी भी प्रकार का पुलिस फोर्स नहीं भेजा है 22 फरवरी 2023 को। दूसरा एसओ PD भट्ट लिख रहा है कि पुलिस फोर्स भेजा गया राजस्व और नगर निगम के बुलाने पर
पुलिस फोर्स भेजा गया। जब उनसे मांगी गई कि आदेश की कॉपी दो, तो बोलते आदेश तो हमको नगर निगम ने कोई दिया नहीं। नगर निगम से आदेश की कॉपी मांगी तो नगर निगम के कमिश्नर सब दूसरा आरटीआई का जवाब आया कि हमारे पास कोई आदेश नहीं था, बिना आदेश का आपका घर तोड़ा गया, ये हमारे यहाँ इसकी आपके घर तोड़ने की कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं है। इसके बाद एक आरटीआई में जवाब आ रहा कि 22 फरवरी 2023 को पूरा देहरादून शहर के अंदर नगर निगम ने किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसकी कोई भी पत्रावली उपलब्ध नहीं है। तो आप देखिए कि क्लियर हो रहा है कि इनके पास कोई आदेश नहीं था, खाली गुंडों ने मेरे को दबाने के लिए मेरे घर पर हमला किया था, जिसमें बड़े बड़े मंत्रियों का हाथ था, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हाथ था, पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश, जिसने 5 बीघा जमीन कब्जा करके रखी मेरे पड़ोस में, 5 बीघा जमीन ओम प्रकाश ने कब्जा करके रखी, जो ओम प्रकाश पूर्व मुख्य सचिव है। आज तक उसके ऊपर कोई भी अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। लेकिन मेरे खिलाफ भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने मेरे ऊपर हमला करा, और षड्यंत्र के तहत इसलिए भी हमला करा क्योंकि एक जमीनों का यहाँ पे खुलासा, एक जो भाजपा का पूर्व मंत्री है जिसने करोड़ों के हेरफेर करे, करोड़ों रुपए उसने कालाबाजारी से कमाए हैं, जिसके कलेक्शन एजेंट देहरादून से कलेक्शन करके दिल्ली पैसा पहुंचाते थे, उनका खुलासा मैं नहीं कर दूं, तो एक बड़ी गहरी साजिश के तहत इन लोगों ने मेरे घर पर हमला करा। और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी में कोई बहुत बड़े बड़े इस मैटर में खुलासे करूंगा, और हम इंतजार करेंगे उसका। इसके लिए थोड़ा सा मुझे समय लगेगा, मैं एविडेंस का कलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद में इसका खुलासा करूंगा। और मैं आप सबके सामने एक सवाल छोड़ जाती हूँ, और ये सवाल है उत्तराखंड सरकार से और पुलिस प्रशासन से कि आपका नगर निगम, पुलिस प्रशासन बिना आदेश के काम करता है? बिना आदेश के सिर्फ जो न्यायपूर्ण बातें करते हैं, जो सही है, सच्चे लोग हैं, उनके ऊपर काम करता है? ये आदेश आप गुनहगारों के ऊपर क्यों नहीं जारी करते? उनको तो आप कैबिनेट मिनिस्टर बना के बैठा देते हैं, अध्यक्ष बना के बैठा देते हैं, जो खुलेआम गोली चलाने की बात कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं कि हाँ चलती रहती है। तो ये उत्तराखंड सरकार से सवाल है और पुलिस प्रशासन से, क्या ये कार्रवाई जो न्यायपूर्ण बात करता है उनपे होगी बिना आदेश के? और अगर आपने बिना आदेश के काम किया है तो सजा आपको भी भुगतनी पड़ेगी। तैयार रहिएगा। धन्यवाद।